हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। कल क्लास हुई थी लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। सब कुछ स्टार्ट था लेकिन माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, इसलिए क्लास तो पूरी हुई थी लेकिन फिर लास्ट में देखा कि कोई वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम फिर से वही टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि हम एसिड बेसिस रिएक्ट जब करते हैं तब क्या करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि लिटमस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस। मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है कि जब एक एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही स्टेबल रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल रिएक्शन है। एसिड जो है बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, खत्म कर रहा होगा। बेस जो है एसिड के इफेक्ट को खत्म कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन हमको देखने को मिल जाएंगी। तो पहला हम बात करेंगे क्या कि एसिड है जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन में कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी बेस ले लीजिए, उसमें अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिड और बेस को तो हमको पहली चीज मिलेगी सॉल्ट एंड सेकेंड इज वाटर। और हमेशा मैंने, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि जिस रिएक्शन में गैस या वाटर बनता है वो बहुत ही स्टेबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही स्टेबल रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको डिफाइन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, किसी को लिखना हो तो फिर से बोल देंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो रिएक्टेंट है दे कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, रिएक्टेंट कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेसिकली जब एसिड और बेस की बात हो रही होगी तो चार तरह के एसिड चार तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एसिड कैसा है, बेस कैसा है और जो सॉल्ट बना है वो कैसा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें HCl की और साथ में ले ले NaOH। ठीक है, तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनेगा हमारा NaCl और साथ में वाटर। ये जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल कहने का मतलब क्योंकि हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो भी सॉल्ट बन रहा होगा वो न्यूट्रल नेचर का होगा और उसका पीएच होगा इक्वल टू 7। ठीक है, उसका पीएच होगा इक्वल टू 7। अगर हम एसिड स्ट्रॉन्ग ही रहता है और बेस को वीक कर देते हैं, ऐसा कोई बेस जो वीक बेस हो। ठीक है, अगर हम NH4OH ले लेते हैं। ठीक है, ये वीक बेस है तो हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा NH4Cl साथ में वाटर। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक बेस है।
ये स्ट्रॉन्ग था, ये भी स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ पे एसिड तो हमारा स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन हमने बेस अपना वीक कर लिया। जब हमने ऐसा किया तो जो स्ट्रॉन्ग नेचर का सब्स्टिट्यूएंट होगा, या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नेचर का जो रिएक्टेंट होगा, उसकी क्वालिटीज प्रोडक्ट में होंगी, या फिर उसकी क्वालिटीज हमारे सॉल्ट में होंगी। तो ये हमारा सॉल्ट का जो पीएच है लेस देन 7 होगा। तो कहने का मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर हम वीक एसिड ले लें CH3COH, और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, ठीक है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब हमारा सॉल्ट बनेगा CH3COONA और साथ में H2O। H2O तो सब में बनेगा, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है उसमें हम लोगों ने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराया है। जब हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराएंगे, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि सॉल्ट बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच मोर देन 7 होगा, और ये जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, सॉल्ट हमारा बेसिक इन नेचर होगा। अब अगर कोई कह दे कि वीक एसिड और वीक बेस को हम मिक्स कर देते हैं, तो क्या होगा? तो ये इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसकी अगर बात कर दें कि वीक एसिड वीक बेस बनाएगा भी सॉल्ट, क्या बनाएगा? CH3COONH4 प्लस H2O बनाएगा, ऐसा कुछ ही। लेकिन जो इसका पीएच होगा, वो पीएच जो होगा हमारा, वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। वहां पे फिर हम कंडीशंस और कंडीशंस देखेंगे, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, और फिर उसको चेक करके हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे कंप्लीट हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो भी ले रहे होंगे हम एक्वस स्टेट में ले रहे होंगे। अब होप सो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो सॉल्ट का भी पीएच होता है, सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रल कहने का मतलब सॉल्ट हमेशा 7 नहीं होगा, कभी कम कभी ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा कौन सा एसिड कौन सा बेस यूज किया है। अगर दोनों एसिड और बेस वीक है तो जो ये बनेगा वो ऐसा नहीं होगा, न्यूट्रल जैसा नहीं होगा, कुछ और मतलब जो बन रहा होगा उसका पीएच जो है हम चेक करके ही बता पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग हो, पीएच इज मोर देन 7 और पीएच इज लेस देन 7। पीएच क्या होता है? पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म हो गई। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम क्या करेंगे? एसिड और बेस को मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो होप सो इतनी बात पूरी क्लियर हो गई होगी। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन भी कराने हैं आज, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी उसमें हम क्या करेंगे? मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा उसमें हम नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। ठीक है, तो जब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे होंगे ना, तब हमको क्या मिल रहा होगा?
जब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे होंगे तो हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन होने पर सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, मतलब रिएक्शन बहुत ही स्टेबल है। और इससे एक और जानकारी मिलती है कि एसिड के साथ कब ऐसा होता है, जब एसिड के साथ हम किसको रिएक्ट कराते हैं हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ऐसा जब होता है जब हम एसिड के साथ बेस को मिलाते हैं, तब हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो यहां से ये भी समझ में आया होगा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है। जब मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा तभी एसिड के साथ रिएक्ट होने पर हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो ये दोनों रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, अभी ये भी समझा देते हैं फिर हम बताते हैं। ठीक है, अब जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हमको सॉल्ट और वाटर मिल रहा होगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन हुई, बेस के साथ अगर हम कुछ ऐसा मिला दें कि सॉल्ट और वाटर मिल जाए तो ऐसा कब हो रहा होगा, तब हम बेस के साथ एसिड को मिला रहे होंगे। और यहाँ हम क्या मिला रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। इट मींस नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इसका मतलब कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है हमारा एसिडिक नेचर का है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब हमें ये कंफर्म समझ में आ गया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की है, उसके साथ हम एसिड को मिक्स करेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर है, उसके साथ हम बेस को मिक्स करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट करती हैं कि दे बोथ आर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आ जाती है। ठीक है, होप सो कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। तो अब हम लोग कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं जो हमको हेल्प करेंगी चीजें समझने में। अगर हम पहला मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो क्या होगा। अब देखिए, ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे हमेशा +2 चार्ज होता है। तो मैग्नीशियम को क्या चाहिए, दो, कुछ भी आएगा उसके पास दो आएगा, और ओ के पास कुछ भी आएगा उसके पास दो आएगा। ओ के पास दो आएंगे, दो लोग आ रहे होंगे, वो एक एक पॉजिटिव लेके आ रहे होंगे, या फिर कोई और होगा दो पॉजिटिव लेके आ रहे। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ भी ऐसे जो आ रहा होगा वो नेगेटिव लेके आ रहा होगा। ठीक है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो MgCl2 सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे एक एच है, यहाँ दो एच है, दो से मल्टीप्लाई करें, बैलेंस हो गई इक्वेशन। साथ में हम ये भी लेके चलेंगे क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है और हम समझ गए हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा हो। ठीक है, अगर हम लेंगे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ, जिंक ऑक्साइड का हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देंगे H2SO4। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा सॉल्ट, जिंक सल्फेट। यहाँ पे SO4 2- होता है ना, वैसे ही।
तो यहाँ पे अब किसी की नीड नहीं है, दो H है, यहाँ पे भी, यहाँ भी 5 O है, यहाँ पे भी 5 O है, एक S है, एक ZN है। ठीक है, ये हो गई सेकंड। थर्ड हम कौन सा रिएक्शन लेंगे, यहाँ पे हम आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। Fe2O3 का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? Fe2O3 का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? हमको पता है कि सॉल्ट और वाटर मिलेगा, तो हम सॉल्ट लिख लेंगे। क्या मिलेगा? FeCl3 बनता है सॉल्ट, और साथ में वाटर। ठीक है, अब बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो क्या, बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए, 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे, इसके ऊपर 2, 3 नेगेटिव, नहीं 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, 3 Cl चाहिए, 3 Cl चाहिए, इधर 2 H है, इधर 1 H है, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Fe के साथ 3 Cl आ गए। और अब हमारे पास नहीं ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसकी जगह 2F है, 2F है, तो इधर अगर हम 2 लगा दें तो अब कुछ बैलेंस हो सकती है। ठीक है, तो 2FeCl3, 2F थे तो 2Fe लग गए, और Cl3, तो 6Cl चाहिए, तो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 6H हो गए, यहाँ पे 3 O थे। ठीक है, 3 O थे, अब 6H हो गए, तो इसको बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। अभी ऐसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन भी करा सकते हैं। फोर्थ है Al2O3, Al2O3 का रिएक्शन HCl के साथ करा देंगे, तो हमें AlCl3 मिलेगा, AlCl3, और साथ में वाटर। बैलेंस कर लीजिएगा, नहीं बैलेंस कर रहे हैं तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। हमारे पास यहाँ 2 Al हैं, तो हम यहाँ पे 2 Al बना लेते हैं। ठीक है, जब 2 Al थे, एक Al को 3 Cl की नीड थी, और यहाँ पे 1 Cl है, यहाँ पे 6 Cl है, तो हम लोगों ने 6 Cl बना लिए। अब यहाँ पे 3 O है, और यहाँ 1 O है, एक O को 2H की नीड है, तो यहाँ 6 O है, यहाँ 3 O है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6H और 3 O हो जाएंगे। ठीक है, ये रही हमारी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन विथ एसिड। अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन विथ बेसिस करेंगे तब क्या होगा? सॉरी, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको नोट करिए। अगर कल मिड क्लास में पता चल जाता ना तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, मेटल ऑक्साइड की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो मेटल ऑक्साइड है, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन, तो हमने देखा नहीं था, क्या कह सकते हैं, CO2 प्लस NaOH, CO2 प्लस NaOH। सी क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का को हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा, तो हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, इधर 3 O है, इधर 1 O है, इधर ये 3 है, इधर O है।
ठीक है, तो अगर हम बैलेंस करना चाहें तो 2NaOH कर सकते हैं और यहाँ से कुछ बैलेंस होगा। 2NaOH 2Na हो गए, उस एक Na को CO3 की नीड है, Na2CO3 ठीक है। ठीक है, देखा जाएगा, फिर कुछ बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा। फिर है सेकंड सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों देख लेते हैं। सल्फर क्या है हमारा नॉन मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों मिले हैं। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या मिलेगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या मिलेगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो Na2SO3 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा और साथ में वाटर, Na2SO3 साथ में वाटर। ये तो कर लेंगे, सीधे सीधे जो दिख रहा है उसको कर लेंगे, बाकी बाद में बैलेंस तो करते रहेंगे। अब SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड को NaOH के साथ करेंगे तो Na2SO4 प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 से मिलेंगे, बाकी बैलेंस कर लेना O और H। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा सल्फेट मिलेगा, सोडियम सल्फेट, ऊपर वाला सोडियम सल्फाइड, तो इसको लिखेंगे सोडियम सल्फेट, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सही है कि ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे को ऊपर कर दिया, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फाइड और इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। ठीक है, पीएच लिखने की आदत हो गई, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फेट, 3 आ रहा होगा SO3 तो सल्फाइड, SO4 तो सल्फेट। ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट, CO2 रिएक्ट विथ CaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में वाटर, CaCO3 साथ में वाटर। तो हम मेन रिएक्शन है, मेन जो जनरल रिएक्शन है वो ध्यान में रखनी है, बाकी हम सब बना लेंगे। ठीक है, तो ये रही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो जो पार्ट हमें पढ़ना था आज वो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई वनडे एग्जाम की या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या करते हैं बड़े बड़े लिख देते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सप्लेन्ड वे में लिख लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको केवल पता होना चाहिए ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, जनरल वे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक्सेप्शन जो होते हैं, एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक में थोड़े बहुत आ रहे होते हैं, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये नोट कर लिया, इसको रब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, करते हैं। तो ये रहे पहले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हेन कर्ड, कर्ड मतलब दही या खट्टी चीजें, खट्टी चीजें हमारी रिएक्ट कर रही होंगी किसके साथ, नहीं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन कर्ड एंड सार सब्सटेंस, वाई कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास वेसल्स, खट्टी चीजें और दही को ब्रास वेसल्स में क्यों नहीं रखते हैं,
ठीक है। अगर हम दो यूटेंसिल्स लेते हैं, एक ब्रास का बना है और एक कॉपर का बना है, ठीक है, तो इसमें हम क्या नहीं रखते हैं, हम इसमें दही या खट्टी चीजें नहीं रखते हैं। खट्टी चीजें, लिक्विड, मोस्टली चीजें लिक्विड होती हैं, अगर सॉलिड भी है तो भी हम इसमें नहीं रख रहे होते, ठीक है। ऐसा क्यों? दूसरा, विच गैस लिबरेट व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, गिव एग्जांपल। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखना। ठीक है, अब दही कैसा होता है ये भी पता करेंगे हम। सार सब्सटेंस कैसे होते हैं वो भी पता करेंगे। अब हमारे पास ये जो है, ये ब्रास है, ये कॉपर है और ये ब्रास है। ब्रास किससे बना होता है? क्योंकि ब्रास तो अलॉय है। ठीक है, ब्रास तो अलॉय है। ब्रास अलॉय है तो ब्रास किसका बना है? कॉपर प्लस जिंक का। ब्रास कॉपर प्लस जिंक का बना है। ठीक है, अब जो चीज मेटल से बनी है, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है? मेटल मिल रहा है, और मेटल के साथ क्या मिल रहा है? कर्ड। कर्ड में क्या होता है? कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूसरी हमें क्या मिल रहा है? मेटल। मेटल ये ब्रास और कॉपर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ क्या मिल रहा है हमें? सार सब्सटेंस। सार सब्सटेंस मतलब खट्टी चीजें। अब सार सब्सटेंस जो होंगे उसमें क्या होगा? साइट्रस साइट्रिक एसिड। क्या है, एक मिनट, इसको रब कर दें। ठीक है, तो मेटल के साथ हम किसका रिएक्ट कर रहे हैं? साइट्रिक एसिड का, या सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, साइट्रिक एसिड। अब साइट्रिक एसिड, ये एसिड है, ये मेटल है, एसिड है तो मेटल है, तो क्या बन रहा होगा? सॉल्ट बन रहा होगा, प्लस H2 गैस निकल रही होगी। यहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा होगा, प्लस H2 गैस निकल रही होगी। और जो सॉल्ट बन रहा होगा दैट इज पॉइजनस, या फिर कह सकते हैं टॉक्सिक इन नेचर एंड कॉज हार्मफुल टू अस, एंड वेरी हार्मफुल टू अस। तो कर्ड और सार सब्सटेंस को कॉपर या ब्रास के वेसल में इसलिए नहीं रखा जाता है, कॉपर या ब्रास के बर्तनों में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि कर्ड क्या है? कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, सार और सार सब्सटेंस या खट्टे चीजों के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। जो सॉल्ट बनेगा वो टॉक्सिक नेचर का होगा। ठीक है, टॉक्सिक मतलब जहरीला हो जाएगा, और अगर हम खाएंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, विच गैस लिबरेट व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। अब जैसे ऊपर था, मेटल रिएक्ट किया किसके साथ? एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला? सॉल्ट मिला। और हमारे पास गैस के बारे में पूछा है, तो O2, सॉरी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट ड्यूरिंग रिएक्शन of metal and acid. When metal and acid react with each other, हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे एग्जाम्पल लिखते हैं, एक मिनट। जिंक प्लस HCl, ZnCl प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
तो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि व्हेन कंपाउंड ए यहाँ भूल गए थे लिखना, ठीक है। व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस, मतलब बुदबुदाहट की आवाज आ रही है जब हमने कोई मेटल कंपाउंड ए को डाइल्यूट मतलब ऐसा HCl जिसमें वाटर मिक्स है, ठीक है, पतला HCl या फिर जो कंसंट्रेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड, मेटल कंपाउंड को हमने डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स किया तो हमें बुदबुदाहट की आवाज हुई, ठीक है। और कोई गैस निकल रही थी, गैस निकल रही थी, और उस गैस के पास हम कैंडल ले गए, जलती हुई कैंडल ले गए, तो वो बुझ गई, ठीक है। एक्सटिंग्विशन मतलब स्टॉप कर दिया, जो गैस निकल रही थी उसने बर्निंग कैंडल को स्टॉप कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ऐसी कोई गैस है जो बर्निंग में हेल्प नहीं कर रही है। H2 निकलती तो बर्निंग में हेल्प करती, O2 निकलती तो बर्निंग में हेल्प करती, यहाँ पे कोई दूसरी गैस निकल रही है, ठीक है। और साथ में राइट केमिकल इक्वेशन इफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में हमें CaCl2 मिल रहा है। तो ये तो पता चल गया हमको कि कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें मेटल कंपाउंड में कैल्शियम है, और यहाँ पे HCl का तो H निकल गया, और ये जो गैस है ना, ये गैस H2 तो नहीं है, ठीक है, H2 नहीं है। तो हमने क्या किया, H2 नहीं है तो साथ में यहाँ पक्का वाटर जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे पास H है तो यहाँ वाटर मिल रहा होगा, और कोई भी गैस निकल रही होगी। तो अब क्या हम समझेंगे, कैल्शियम का कैसा कंपाउंड होगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको CO2 गैस मिलेगी। CO2 गैस ही ऐसी गैस है जो बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है, दैट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग, ठीक है। तो बर्निंग कैंडल जैसे ही CO2 के पास जाएगी हमारी कैंडल बुझ जाएगी। CO2 को पता करने के लिए हम क्या ले जाएंगे, लाइम वाटर ले जाएंगे इसके पास, चूना पानी, जिससे वो मिल्की हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी गैस है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, एक गैस मिलेगी, वाटर मिलेगी, ठीक है। एक गैस मिली है, सॉल्ट मिली है, वाटर मिला है, ठीक है। तो CO2 गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एफरवेसेंस, जो बबलिंग इफेक्ट होगा ये इसी की वजह से होगा, बबलिंग इफेक्ट, बुदबुदाहट, बबल्स बन रहे होंगे, इसी के बबल्स बन रहे होंगे, ठीक है। और इसी की वजह से, इसी गैस की वजह से बर्निंग कैंडल को भी वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो ये रहा आज का चैप्टर। अब कल एसिड बेसिस में कॉमन क्या होता है वो हम करेंगे, और कल की क्लास तो बहुत ज्यादा, उसमें ऐसा रहा पूरी क्लास हो गई थी, बहुत अच्छे से हुई थी, और फिर लास्ट में पता चला कि माइक में ही कुछ गड़बड़ आ गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और CDP की क्लासेस कॉन्टिन्यूसली रहेंगी, वीक में 2 से 3 क्लासेस रहेंगी, तो आप प्लीज वो देखिए। जो भी TGT PGT के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर देना चाहते हैं नेक्स्ट 1 ईयर के बाद, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी साल भर तो कोई एग्जाम हो नहीं रहा, अगर हो भी रहा तो वो भी धीरे धीरे करके 2-4 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी
जो भी एग्जाम है, जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवीजन की तरह, या फिर नेक्स्ट जो भी एग्जाम देना चाहते हैं 1-2 साल में, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। टीजीटी के लिए बहुत अच्छा है, पीजीटी के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि पीजीटी में हमें कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं होता है, और सारी चीजें हमारा, अगर हम इस लेवल पे पढ़ रहे होते हैं तो हम रिवाइज ही कर रहे होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का अगर पीजीटी दे रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजें जो जैसे स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन है, या फिर ऑर्गेनिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो भी लेके आएंगे। अभी थोड़ा सा हम एक चीज पे वर्क कर रहे हैं, वो क्वेश्चन लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। पीजीटी के लिए तो अलग से बहुत प्रॉपर वे में, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ चैनल्स में क्या हो रहा है, बुराई नहीं कर रहे, मतलब बता रहे हैं एक तरह से, कि जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो या तो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, और या फिर क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन उस लेवल तक बता ही नहीं रहे। ठीक है, 10th तक, 11th तक, 12th तक, ज्यादा ज्यादा एमएससी तक, सॉरी बीएससी तक, उसके ऊपर जो 30%, 20% जो बीएससी एमएससी का है वो नहीं बता रहे हैं, फिर बीएससी का भी कुछ पार्ट नहीं बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, केवल इनऑर्गेनिक करा रहे हैं। ठीक है, फिजिकल और ऑर्गेनिक में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें लेके चलेंगे, हम क्वेश्चन बेस रखेंगे, क्योंकि थ्योरी तो पॉसिबल नहीं होगी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, अगर थ्योरी चाहिए होगी तो फिर आप मैसेज करिएगा, हम वो भी कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी टीजीटी बेस्ड पे सारी ये 10th 9th 11th 12th की क्लास होंगी, और बाकी जो है सीडीपी चलेगी सीटेट के लिए, और ये 10th वाले तो सीटेट वाले के लिए भी अच्छी होगी, साइंस के लिए। और साइंस में यहाँ पे 10th लेवल पे बायो फिजिक्स जो भी होगी वो सारे हम कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।